हेलो एवरीवन, सॉल्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ हम मुग़ल डायनास्टी का सेकंड पार्ट आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट का पहले आपको वीडियो दे चुका हूँ मैं। सेकंड पार्ट में हम यहाँ अकबर के बाद का काल यानी उसके बाद का पीरियड, जितने भी उसके उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और किस तरह से उसके बाद नाटकीय घटनाक्रम होते हैं और आपस में विद्रोह और सत्ता को लेके संघर्ष ये सब होता है, ये हम आज देखेंगे। अकबर की जो एक नीति रही है कि सबसे बेस्ट को प्रमोट किया जाए, यानी जो योग्यतम व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए वो आपस में एक कंपटीशन टाइप का माहौल पैदा करता है और ये उसको इसकी जो है चंगेज़ खान से इसकी प्रेरणा मिलती है। उसको चंगेज़ खान से इंस्पायर्ड था और चंगेज़ खान ऐसे ही करता था कि जो बेस्ट था उसको प्रमोट करता था, ना कि कोई जो उसका जो उत्तराधिकारी है या वंशजों के वंशानुक्रम पे वो बिलीव नहीं करता था। इस तरह से अकबर ने भी ऐसा किया। क्योंकि अकबर का सबसे बड़ा पुत्र सलीम था, यानी जहांगीर, तो सलीम जो था वो उसको होना चाहिए था, लेकिन अकबर ने अपने टाइम पे अक्सर जो है अपने किसी दूसरे बेटे को ज़्यादा प्रमोट कर दिया। कभी उसने अपने बेटे के पुत्र यानी अपने पोते को, सलीम के ही बेटे को, खुसरो को वो कभी ज़्यादा वो कर देता था और उसके हाथ में बहुत सारी शक्तियाँ भी दे दी थी। चूँकि वो 6 साल का था तब भी उसने इतना ज़्यादा वो किया। तो वो इसकी एक तरह की नीति थी कि वो आपस में एक कंपटीशन पैदा करना चाहता था, जिससे कि सबसे योग्य निकल के आए, उसको पता चल जाए कि कौन ज़्यादा वो है। लेकिन इस क्रम में वो अपने एक जो है स्नेह जो होता है एक फादर एंड सन का, वो नहीं दिया उसने और एक एम्परर की तरह ही ट्रीट करता रहा सबको और वो भूल गया कि वो एक पिता भी है। और इस तरह से इसके बेटों में ही आपस में इनसिक्योरिटी हो गई। उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। ड्रिंकिंग हैबिट्स की वजह से उसके 2 पुत्र दानियाल और मुराद दोनों की डेथ हो जाती है। सलीम बचता है लास्ट में। सलीम जो है इसकी भी शराब पीने की आदत थी, लेकिन ये बच जाता है और फिर सिंहासन जो अकबर का अंतिम समय था उसमें सलीम जो है विद्रोह करके सिंहासन अपने हाथ में ले लेता है। आगरा के किले में वो अपना राज्याभिषेक करवाता है और फिर किस तरह से आगे उसके ही पुत्र यानी खुसरो ने विद्रोह किया। अब जो कि अकबर ने इन तीनों बेटों में कंपटीशन करवाया था, तो एक इनसिक्योरिटी इनमें आपस में थी। उस इनसिक्योरिटी की वजह से जो है ड्रिंकिंग हैबिट्स की वजह से दानियाल और मुराद की डेथ हो जाती है, तो सलीम बचता है। लेकिन अकबर ने खुसरो को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। तो खुसरो को प्रमोट करने की वजह से खुसरो के भाई खुर्रम में आपस में खुसरो और खुर्रम में भी एक कंपटीशन हो जाता है और सलीम और खुसरो में भी कंपटीशन हो जाता है। क्योंकि वो उसी का लड़का था, लेकिन पिता पुत्र का स्नेह वाला संबंध ना होकर एक तरह से वैमनस्य वाली चीज़ें आ जाती हैं, तो ये दुश्मनी आपस में हो जाती है इनकी। तो आगे चल के जो है खुसरो अपने आप को ज़्यादा योग्य समझता है, क्योंकि एक समय में उसको इतना ज़्यादा पावर दिया गया था। तो खुसरो अपने आप को उत्तराधिकार समझता है, उत्तराधिकारी, इसलिए वो विद्रोह कर देता है जहांगीर से। अब जहांगीर से विद्रोह करने के बाद खुसरो जो है पंजाब जाकर एक सेना गठित करता है। पंजाब हो जाता है, मिर्ज़ा हसन की हेल्प से एक सेना बनाता है। मिर्ज़ा हसन उसको हेल्प करता है और उसके अलावा गुरु अर्जुन देव उसको धन से हेल्प करते हैं, धन से उसकी मदद करते हैं, पैसों से। और गुरु अर्जुन देव जो है उसकी मदद करने के एवज में उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। उनकी मृत्यु हो जाए, उनकी डेथ होती है, उनको मारा जाता है, उनकी हत्या होती है। और किस तरह से जहांगीर जिसने खुसरो की मदद की थी सबको सज़ा देता है मौत की और खुसरो को कैद करवा लेता है। कैद करवाने के बाद फिर खुसरो भागने की कोशिश करता है, भाग जाता है। फिर उसके बाद उसको पकड़ के अंधा करवा दिया जाता है। जब अंधा करवा दिया जाता है, उसकी आंखों में एक पतली लोहे की रॉड डाल के इस तरह से बहुत ही अमानवीय ढंग से उसको टॉर्चर किया जाता है और फिर उसके बाद फिर से कैद कर दिया जाता है। चूँकि खुर्रम और खुसरो आपस में भाई थे, तो खुर्रम को लगता था कि ये इसका कंटेंडर है, ये इसका विरोधी है, तो इसलिए अल्टीमेटली जाके खुसरो को जो है मौत के घाट उतार देता है। खुर्रम बुरहानपुर में उसको मरवा देता है
और फिर खुर्रम जो है जहांगीर के बाद शाहजहाँ की उपाधि धारण करके शासन करता है, और फिर उसके बाद उसका पुत्र औरंगजेब आता है। तो ये तो थी एक तरह से किस तरह के नाटकीय घटनाक्रम की वजह से ये एक स्थिति पैदा होती है। अब हम अगर आगे देखें तो सलीम और जो खुसरो था उसकी बात करें तो खुसरो जो था वो एक राजपूत माता से जो है पुत्र हुआ था इसका, सलीम का। तो मान सिंह की बहन जो है मान बाई का पुत्र था खुसरो। अब चूँकि ये आगे अपने आप को प्रमोट कर रहा था, इसलिए लोगों को लगा तो जहांगीर को उकसाया गया कि उसको दंड दिया जाए, नहीं तो राजपूतों का वर्चस्व बढ़ जाएगा इस जो है मुग़ल जो कोर्ट में। तो इसलिए भी एक बड़ा कारण था कि इसको रास्ते से हटाया गया खुसरो को। और खुसरो का जो है मकबरा जो जहांगीर ने फिर उसके बाद खुसरो को और उसकी माता के साथ जो उसका मकबरा था यहाँ पे प्रयागराज यानी इलाहाबाद में खुसरो बाग नाम से है, स्टेशन के पास ही है। कभी आपको मौका मिले तो विज़िट करिए, वहाँ जो है प्रिंस खुसरो को दफनाया गया है। जेम्स फर्स्ट ब्रिटेन के राजा ने अकबर के नाम का पत्र लेकर एक दूत कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर के कोर्ट में दरबार में भेजा, और फिर यहाँ पर वो व्यापारिक जो है विशेषाधिकार के लिए मांग करता है। तीन साल तक यहाँ दरबार में वो रहता है और 400 मनसब उसको जो है दिए जाते हैं भेंट में। लेकिन पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण वो अपनी जो है महत्वाकांक्षा पूरी नहीं कर पाता, और इसके बाद 2 और जो है अंग्रेज़ भेजे जाते हैं, उनको थोड़ी मोड़ी सुविधाएं देकर फिर वो वापस चले जाते हैं। नहीं हो पाता इनका जो है एक तरह से व्यापारिक शुरुआत। फिर थॉमस रो नामक व्यक्ति 1615 में एक पादरी के साथ यहाँ आता है, जो है पादरी एडवर्ड टेरी नाम था उसका, उसके साथ यहाँ भारत आता है। और फिर उसके बाद उसने किस तरह से जो है नूरजहाँ, आसफ़ खान और शहज़ादा खुर्रम, इनको जो है ढेर सारे गिफ्ट देता है, वो उपहार देता है। उसकी वजह से इम्प्रेस होके फिर ये जहांगीर इनको अंग्रेज़ों को एक व्यापारिक को शुरुआत करने के लिए सूरत में एक फैक्ट्री डालने के लिए कह देता है, और पुर्तगालियों के आक्रमण से उसको सुरक्षा भी प्रदान करने का आश्वासन देता है। इस तरह से अंग्रेज़ों की शुरुआत जो है मुग़ल काल से ही शुरू हो जाती है, और फिर आगे चल के किस तरह से ये व्यापारिक जो है ऑर्गेनाइजेशन होते हुए भी आगे चल के मुग़ल साम्राज्य में इस तरह से व्यापारिक राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं व्यापार के थ्रू, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पूरी पकड़ मजबूत बना के आधुनिक भारत में हम पूरी तरह से देखते हैं कि अंग्रेज़ों का ही राज हो जाता है। और चूँकि मुग़ल जो शासक थे उनमें औरंगज़ेब जो है सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली शासक था। 1707 में उसकी मृत्यु होने के बाद जितने भी मुग़ल शासक आए सब अयोग्य टाइप के थे, तो अयोग्य सिद्ध हुए, और फिर उनकी जो है शासन में उतनी अच्छी पकड़ नहीं रही। इसकी वजह से अलग अलग राज्य और स्वतंत्र होते चले गए, और फिर फाइनली अंग्रेज़ों को भी मौका मिल गया अपना एक वो हस्तक्षेप करने का। चित्रकला का स्वर्णिम काल जो है जहांगीर का काल कहा जाता है, लेकिन मुग़ल काल में द्वितीय स्वर्णिम काल, सेकंड गोल्डन पीरियड जो था वो शाहजहाँ के टाइम पे था, क्योंकि स्थापत्य कला में इतनी ज़्यादा प्रगति हुई थी और बड़े अनोखे और अलग तरह की आर्किटेक्चर और भवन निर्माण की जो है एक तरह के विशेषता थी उसमें, और इसके कारण इसको स्वर्णिम काल कहा जाता है। आप देखें कि दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, और फिर आगरा का मोती महल, आगरा का ताज महल, इस तरह के बड़े और भव्य मॉन्यूमेंट्स जो हैं
शाहजहाँ के पीरियड में बनवाया गया, इसलिए सेकंड गोल्डन पीरियड इस काल को कहा जाता है। शाहजहाँ के बारे में बात करें तो जहांगीर के बाद जो है उसका पुत्र शाहजहाँ यानी शहज़ादा खुर्रम शाहजहाँ के नाम से उपाधि धारण करता है और शासन की बागडोर संभालता है। उसका विवाह जो है अर्जुबन बानो बेगम से होता है, जो मुमताज़ महल के नाम से फेमस होती है। मुमताज़ महल के नाम पे ही ताजमहल का जो है वो मकबरा बनवाता है। इस तरह से इसके पुत्र जो हैं दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगज़ेब और मुराद, इन चारों में जो है युद्ध होता है उत्तराधिकार के लिए और उसमें औरंगज़ेब जो है अंत में विजित होता है, औरंगज़ेब जीत जाता है। दारा शिकोह नाम बहुत फेमस है क्योंकि वो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था और उसने कई तरह के जो है भगवत गीता और इस तरह के ग्रंथों को, जो संस्कृत ग्रंथ हैं, उनका फ़ारसी में अनुवाद किया था और इस्लाम धर्म को एक दूसरे नज़रिए से देखता था और उसने अपने बहुत सारे टेक्स्ट में कई चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो उसको सूफ़ीज़म की तरफ उसको बताती हैं कि वो काफ़ी सूफ़ीवादी था। और इस तरह से दारा शिकोह बहुत ही एक तरह से लिटरेट व्यक्ति था। लेकिन इन चारों के युद्धों में जो है औरंगज़ेब जो है जीत जाता है और औरंगज़ेब आगे चल के इसका उत्तराधिकारी बनता है शाहजहाँ का। 1658 में औरंगज़ेब उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों को हराकर जीत हासिल करता है और शाहजहाँ को वो कैद कर देता है और सिंहासन पर बैठता है। इससे पहले वो दक्कन का गवर्नर था। सिंहासन पर बैठते ही उसने जनता के जो है कष्टों को दूर करने के लिए उसने पहले तो कई सारे जो कर थे, जो टैक्सेशन प्रक्रिया थी, उसको ढीला किया। नॉन मुस्लिम जो लोग थे जो उन पर जजिया कर फिर से आरोपित किया गया और नौरोज़ जैसे त्यौहार जो मनाए जाते थे अकबर के टाइम पे शुरू हुए थे और झरोखा दर्शन, इस तरह की चीज़ें जो अकबर के टाइम पे शुरू हुई थी वो सब बंद करा दी उसने और पूरी तरह से इस्लामिक जो है उसको फॉलो किया औरंगज़ेब ने और अपने जो है इस्लाम को इतना ज़्यादा वो पकड़ के रखता था, इतना फॉलो करता था चीज़ें और इसकी वजह से उसे ज़िंदा पीर कहा गया और काफ़ी उसने बड़ा साम्राज्य बनाया अपने काल में। उसके काल में जो है कन्याकुमारी से लेकर कावेरी नदी तक का एक बड़ा एरिया था और मुग़ल साम्राज्य में सबसे बड़ा जो है टेरिटोरियल जो एरिया वो इसी के औरंगज़ेब के काल में मिलता है देखने को। काबुल से लेके चटगांव तक और कन्याकुमारी से लेके कावेरी तक का एक पूरा बड़ा इसका भूभाग एक क्षेत्र था और अपनी ही वाइफ के जो है आग्रह पर यानी उसके रिक्वेस्ट पर उसने एक ताजमहल जैसा एक वो बनवाया, तो उसको काला ताजमहल कहा जाता है, उसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। उसने औरंगाबाद में ये बनवाया, बीबी का मकबरा उसे कहते हैं और द्वितीय ताजमहल। तो औरंगज़ेब के बारे में ये था और 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जितने भी जो शासक थे वो सामान्यतः अयोग्य ही रहे। सो गाइस, आई होप कि आपको सभी कुछ समझ में आ गया, जितना भी मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट था इसकी स्टोरी आप समझ लिए हैं। इसके बाद आप अपनी बुक से, अपने नोट से जो कुछ भी है छोटे मोटे डिटेल्स उनको भी मकअप करने की कोशिश करिए, एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल है। और चूँकि स्टोरीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होती है, कौन सा किंग कैसे क्या घटनाक्रम रही, बहुत सी चीज़ें हर बुक में नहीं दी होती है, इसलिए उन सभी स्टोरीज़ को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी आधुनिक काल में हम आगे बढ़ेंगे, वो देखेंगे अगले आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू।